नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के संपर्क में नीतीश कुमार, रातों रात अचानक पलट गया खेल, राजनीति में गर्माहट आ गई। कहा यह जा रहा है कि बिहार का टाइगर अभी जिंदा है। मैं नहीं मानता। नीतीश कुमार एक स्वार्थी नेता हैं। अब यह कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक स्वार्थी नेता हैं। नीतीश कुमार ने अगर चाहा होता तो आज देश के यह हालात न होते, यह निश्चित है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के अंदर टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बात बन नहीं पा रही है, इसलिए सरकार बिहार में नहीं बन पा रही है। इस वक्त बिहार में कोई सरकार नहीं है, किसी की भी नहीं। भगवान भरोसे बिहार है, लेकिन राजनीति गर्मा गई है बिहार से। भारतीय जनता पार्टी की जो बातचीत चल रही थी, वह बातचीत निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है और नीतीश कुमार और भाजपा के अंदर ठन सी गई है। आप यह कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर अंदर ही अंदर बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। चाहे एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो। लेकिन मैंने आप दर्शकों को पिछले दिनों कहा था कि राजनीति एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है इस देश के अंदर। अब किस दिशा में जाएगी और उसके परिणाम क्या होंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति के अंदर गर्माहट वह शुरू हो गई। बीती रात अचानक नीतीश कुमार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं। अब खबर यह भी आ रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के विधायकों से बिहार में संपर्क शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों से लगातार नीतीश कुमार संपर्क में है। जिस दिन नीतीश कुमार ने MLC पद से इस्तीफा भेजा था, उस दिन लालू प्रसाद यादव के घर पार्टी मनाई गई थी। आप दर्शकों को मैंने बताया था। और उसी वक्त लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में ही नीतीश कुमार के घर पर इमरजेंसी बैठक भी चल रही थी। दोनों का क्या कनेक्शन है? दूसरी चीज, कल एक खबर बड़ी प्राथमिकता से निकली कि नीतीश कुमार को सीएम आवास खाली करके कौन सा मकान दिया जाएगा। नीतीश कुमार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जी नहीं, नीतीश इसका निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। नीतीश इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि सीएम कौन होगा बिहार का, क्योंकि जेडीयू के अंदर एक बड़ी फूट की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगर नीतीश कुमार ने सही फैसला नहीं लिया तो जेडीयू कई टुकड़ों में बंट जाएगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस वक्त बहुत सक्रिय हैं, लेकिन उस सक्रियता पर अगर काम नहीं हुआ, फैसले सही नहीं हुए, तो पार्टी डूबने से कोई बचा नहीं सकता। और इस बात का नीतीश कुमार को एहसास है। नीतीश दिल्ली आएंगे, यह कन्फर्म है कि नीतीश आएंगे, लेकिन भाजपा के हाथ में बिहार सौंप करके दिल्ली नहीं आएंगे। और सीएम पद पर बात लटक गई, लेकिन बात उससे आगे बढ़ गई। एनडीए से अलग होकर के इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत, कहा जा रहा है कि बड़े पत्रकार ने बिहार के इस बात को खोल दिया। जो भाजपा और विपक्ष, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सभी नेताओं के साथ उठता बैठता है, उस पत्रकार ने यह खोल दिया कि नीतीश कुमार महागठबंधन के विधायकों के संपर्क में है। यानी कि बात बड़ी दूर तक चली है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिस पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए। इंडिया गठबंधन में आने को नीतीश तैयार हो गए हैं क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हो गए हैं तो क्यों हो रहे हैं? इसके 2-3 कारण है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा
कि इंडिया में आने को नीतीश हुए तैयार, राजनीति गर्म हो गई। राजनीति गर्म तभी होती है जब एनडीए का कोई साथी इंडिया गठबंधन में आने के लिए सुगबुगाहटें तेज होती है और चर्चा और बातचीत होने लगती है। यह हकीकत है। ऐसे में अब आप दर्शक इसे समझिए कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नेता विपक्ष थे। अब इस वक्त कोई कुछ नहीं है। अब नई सरकार का गठन होगा तो विपक्ष भी शपथ लेगा। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के घर पार्टी का मतलब क्या था? क्या वही पार्टी का असर अब पड़ रहा है? जानकारी थी। लेकिन दूसरा इसका पहलू आता है कि अगर यह सब कुछ है तो इतनी देर क्यों? जब अगर हमें एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाना ही है तो फिर देर क्यों करना? कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो यह देर क्यों? चले जाए। देश की जनता यह चाहती है कि नीतीश और नायडू पलट जाएं। नीतीश जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, लोग सम्मान से उन्हें कह रहे हैं कि पलटू चाचा पलट जा, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी गुड़ा भाग में लगे हुए हैं। दिल्ली आना है, पार्टी टूटनी तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पार्टी बचानी है तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। और भाजपा यह जानती है कि अगर बिहार में सरकार गिरी तो केंद्र में सरकार धराशायी हो जाएगी। लेकिन इस बार इतना सब कुछ सामान्य नहीं है। नीतीश कौन सा बार्गेनिंग कर रहे हैं, किस बात पर भाजपा को झुकाना चाहते हैं, या इंडिया गठबंधन से जो संपर्क में है नीतीश कुमार, क्या इसलिए संपर्क में है कि उनके दबाव में आ जाए भाजपा? कई सारे सवाल इसमें उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि बिहार का नीतीश अभी जिंदा है क्या? कहा जाता है कि बिहार के टाइगर कहे जाते हैं, टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश को कहा जाता है, क्योंकि 20 साल से वह सत्ता में और सीएम की कुर्सी पे हैं। लेकिन 20 साल से गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। इस बार गृह मंत्रालय भाजपा ने ले लिया था। लेकिन यह सवाल है कि बिहार का नीतीश अभी जिंदा है क्या, पहला तो। लेकिन पलटने का खेल भी जारी है। संभावनाएं से भाजपा मुश्किल में है। जो पलटने का संभावना है उससे भाजपा मुश्किल में है, क्योंकि जो भी राज्य में घटेगा वही केंद्र में घटेगा। पहले इस पर हम लोग गौर करें कि बिहार में नीतीश जिंदा है भी या नहीं है। बिहार के अंदर आप विधानसभा चुनाव से आप समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नीतीश, जब भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, आधिकारिक तौर पर बयान अमित शाह दे रहे थे कि विधायक दल की बैठक तय करेगा कि सीएम कौन होगा, जबकि भाजपा तो पर्ची से सीएम निकालती है। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की और चिराग पासवान की हैसियत नहीं थी, क्योंकि दोनों साथ साथ और एक 19 सीट लेकर के आया है। जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं, उपेंद्र कुशवाहा 4 हैं और चिराग पासवान के पास 19 सीटें हैं। तो या तो सीएम चुन नहीं सकते और ना तो सीएम बन सकते हैं। लाजमी है कि बीजेपी और जेडीयू इन्हीं दोनों में से कोई बनता। तो भाजपा तो कह रही थी कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। नीतीश कह रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बीती रात जब भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही थी तब भी उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। लेकिन संवैधानिक तौर पर जब वह एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए हैं तो वह इस्तीफा नहीं भी देंगे तो वह इस्तीफा माना जाएगा संवैधानिक तौर पर, क्योंकि वह दोनों सदनों के मेंबर नहीं है। और जब शपथ लिए थे तो वह मेंबर थे, तो मेंबर पद से इस्तीफा देते ही उनका स्वतः मान लिया जाएगा अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो। यह राज्यपाल के पास में यह अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी वह अधिकार का यूज तो करेगी। अब यहां पर सवाल गंभीर यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है कि बिहार में वह अपने दम पर या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सरकार बना सके।
लेकिन इतनी संभावनाएं हैं कि 15-16 विधायक को अगर तोड़ दिया तो वह सरकार बना सकती है, लेकिन विधायक तोड़ते ही दर बदल कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि 85 विधायक है। अगर तोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 43 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, 43, तब वह विधायक काम के रहेंगे, अन्यथा वह विधायक किसी काम के नहीं रहेंगे। दर बदल कानून के तहत वह उनकी संस्था चली जाएगी। यही पर पेच फंसा हुआ है और इसी पेच पर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। नहीं तो वह अभी तक 10-15 विधायक तोड़ ली होती, लेकिन वह विधायक समर्थन नहीं दे पाएंगे और वैसे सरकार बन नहीं पाएगी। चूंकि पहली बार सरकार बन गई है, इसलिए राज्यपाल के हक भी छीन लिए गए कि वह सबसे बड़े दल को निमंत्रण देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण देना रहता तो राज्यपाल 6 महीने का वक्त दे देते कि ठीक है 6 महीने में आप बहुमत साबित कर दीजिए, तो ऐसे में भाजपा तोड़ ताड़ करके चुनाव करा करके रख लेती, लेकिन यह संभावनाएं खत्म हो गई। अब नीतीश कुमार विपक्ष के 41 विधायकों के साथ में वह समर्थन पत्र दे सकते हैं, यह संभावना खुल गई और भाजपा नहीं दे पाएगी। ऐसे में राज्यपाल की भी मजबूरी हो गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इसका मतलब नीतीश कुमार अभी जिंदा है, लेकिन वह नीतीश कुमार क्या बिहार के हित और देश के हित के लिए जिंदा है, या वह नीतीश कुमार अपने स्वार्थ और अपने पार्टी के वजूद के लिए जिंदा है? सवाल यहां खड़ा होता है। सवाल यही और जवाब भी यही है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपने वजूद के लिए जिंदा है। अगर देश हित में रहता तो इतनी देर ना होती। अब इसमें बातचीत जो चल रही है, कल रात जो बात बिगड़ गई अचानक भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के शर्तों को मानने को नीतीश कुमार तैयार नहीं है। दिल्ली आना भी कन्फर्म है और पार्टी टूटना भी कन्फर्म है। ऐसे में नीतीश कुमार समर्थन नहीं दे रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी को, और नीतीश कुमार विपक्ष के 41 विधायकों से संपर्क साध लिया है। कहा जा रहा है कि बड़ी दूर तलक बात हुई है। उन बातों पर अभी जिक्र करना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें लग रही हैं और लगने वाली हैं, तो ऐसे में कुछ बातों को आप दर्शकों को समझना भी पड़ेगा। लेकिन खेल बिगड़ा हुआ है और इसकी सुबुगाहट किसी दूसरे सहयोगी दल के पास भी जा रही है, तो अभी उसकी चर्चा न करना ही बेहतर होगा। लेकिन वक्त बहुत तेजी से करवट ले रहा है इस वक्त, तो नीतीश कुमार का जो पलटी वाला अंदाज है, उस पलटी वाले अंदाज पर इस वक्त नीतीश कुमार चल पड़े हैं और कहा जा रहा है कि कुछ दूर निकल रहे हैं। लेकिन एक बहुत मार्क करने वाली बात है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तो बहुत छुपे रिश्ते में निकले। निशांत कुमार उन नेताओं से मिल रहे हैं जो नीतीश कुमार के बहुत खासम खास हैं, और रहने का दिखावा उनके साथ कर रहे हैं जो स्लीपर सेल के नाम पर जाने जाते हैं। जैसे 2 नाम तो मैं आपको कह सकता हूं जो दुनिया बात करती है, संजय झा और ललन सिंह। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द संजय झा की नौकरी जाने वाली है। इस मामले को सुलझाने के बाद संजय झा गायब से हो जाएंगे जेडीयू से, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो उनको तमगा मिला हुआ है वह भी छीन जाएगा, और ऐसा अगर हुआ तो भाजपा का काम तमाम हो जाएगा। अब 2-3 चीजें इस सरकार को बहुत सता रही है। जैसा मैंने कहा कि पलटने का खेल, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के होश उड़ने लगे, क्यों सरकार संकट में आ गई। जैसा मैंने कहा कि राज्य के साथ साथ केंद्र बहुत अहम है, लेकिन फिर भी भाजपा वहां पर अड़ी हुई है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया, जबकि उस जले हुए रस्सी की हैसियत इतनी है कि एक छोटा सा फूंक मार दो आप तो वह उड़ जाएगा, लेकिन वह फूंक मारेगा कौन? वह फूंक 2 ही व्यक्ति मार सकते हैं। एक ने फंसा के खेल बिहार में रखा है नीतीश कुमार, जो पलटने के लिए इतिहास उनका गवाह है, और विश्व के पहले ऐसे नेता नीतीश कुमार हैं कि पलटने में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ऐसे में
नीतीश कुमार से पेच फंस गई है। अब बीजेपी जो संकट में आ रही है, बीजेपी संकट में आज आ गई है ऐसा नहीं है। बीजेपी 4 जून 2024 से ही संकट में है और यह बीजेपी को भी पता है, आरएसएस को भी पता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी के वजह से थोड़ा ज्यादा संकट में आ गई है और आरएसएस का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर आकर के खड़ा हो गया है। दुर्भाग्य यह है। इसलिए आरएसएस को अपना वजूद बचाना है तो एक ही रास्ता है जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, यशवंत सिन्हा कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम का चेहरा बदल दो। और भाजपा के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि पीएम का चेहरा बदले। यह काम आरएसएस कर सकता है क्योंकि 40 से 45 सांसद उसके संपर्क में हैं जो आरएसएस के कैडर से आते हैं, जिसका जिक्र बार बार नितिन गडकरी अपने बयानों में राजा क्या क्या करके संबोधन किया करते हैं। लेकिन उनके पास भी उतनी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इसका एक कारण है यह जो गुट तैयार हुआ है ना नरेंद्र मोदी का, यह हर एक व्यक्ति इसमें शिकंजे में है। और इसमें जो 12 सालों में जालसाजी हुई है, इन जालसाजियों में यह सभी एक एक व्यक्ति शामिल है। इसलिए एक गया तो सब जाएंगे। इसके लिए कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या खत्म हो जाएंगे, तो या तो हम खत्म हो जाएं या तो हम बचे रह जाएं ताकि हम पर कोई शिकंजा न कर सके। अब यह चीज चल रही है, इसे बचाने की आखिरी जंग मोदी सरकार लड़ रही है। अब आप दर्शकों को एक सूचना बता दो, कल ड्राफ्ट जारी हो गया सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों से चर्चा किया था। अब सोशल मीडिया पर, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, चाहे वह ट्विटर हो, चाहे और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट, हर चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार तय करेगी कि कौन सा खबर देश विरोधी है और कौन सा देश हित में है। और एक एक मंत्रालय, हर मंत्रालय, चाहे वह वित्त मंत्रालय हो, चाहे वह रक्षा मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, कोई भी एनीथिंग, हर मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वह उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर सकता है और पूरी तरह से बैंड कर देगा। तो यह डर क्यों? यानी कि आप कृषि को लेकर के, किसान को लेकर के आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, शेयर मार्केट पर आप खबर नहीं बना सकते, रक्षा पर, सेना के साथ या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है उस पर आप नहीं बोल सकते, सफर करते वक्त लोगों को दिक्कत आती है ट्रेन में, ट्रांसपोर्टिंग में, उस पर आप नहीं बोल सकते। तो हर चीज पर ही जब बोल ही नहीं सकते तो पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन वह भी हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। और इसमें सिर्फ वह स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं आ रहे हैं, आम व्यक्ति भी आ रहा है। आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या आपने टेक्स्ट मैसेज किसी को कर दिया जिसमें थोड़ी सी भी किसी राजनीति का जिक्र है, या आपने कॉल कर दिया और उसमें राजनीतिक जिक्र है, तो आप बैंड हो जाएंगे, आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैंड हो जाएगा, आप शिकंजे में इसके आ जाएंगे। तो यह जो पूरी तरह से जुबान पर ताला लगाने की बात की जा रही है, कोशिश किया, और 14 दिन का, 15 दिन का वक्त दिया गया है और जनता का राय मांगा गया। किसी जनता के पास तक वह पहुंचेगा नहीं ड्राफ्ट। अभी बहुत से लोगों तक, मतलब जो अच्छे अच्छे अकाउंट्स चला रहे हैं, अच्छी खबरें कर रहे हैं, सब लाखों लोग देख रहे हैं, अभी उस हम जैसे लोगों में से बहुत से लोगों के पास वह पहुंच ही नहीं पाया है। और कौन वह राय मानेगा? सरकार मानेगी क्या? हम लोग जो राय देंगे, जो ड्राफ्ट आए हुए हैं, उस ड्राफ्ट का जवाब जब हम लोग देंगे तो क्या सरकार वह मानेगी हम लोगों की बात? नहीं मानेगी। तो इस तरह से शिकंजा कसने की कोशिश की, यानी कि सरकार बहुत संकट में है। सोशल मीडिया का प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, नेशनल मीडिया को कोई देख नहीं रहा है। अब ऐसे में नंबर 2 पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं जो और भी महत्वपूर्ण है। नंबर 2,
एनडीए एनडीए के घमासान से बीजेपी के होश उड़ने लगे। क्यों? सरकार संकट में आ गई क्या? अब सोचिए आप, एनडीए का जो मैंने जिक्र किया आप दर्शकों से, अब तो आप दर्शकों से आज मैं ये ऐसा गुजारिश करूंगा कि जो आप दर्शक जरूर मानिए, अब कुछ दिनों तक, महीने दिन तक हर खबर पर नजर बनाए रखिए। हर खबर पर, जब भी आप फ्री होते हैं, वक्त जब भी थोड़ा बहुत भी मिल जाता है, हर खबरों पर नजर बनाए रखिए। जिसे आप लाइक करते हो उसे भी, जिसे नहीं लाइक करते हो उसे भी, हर खबरों पर नजर बनाए रखिए जरा। बहुत कुछ सूचनाएं आने वाली हैं। सरकार इतनी बड़ी संकट में पड़ी हुई है और एक एक व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब आते हैं इन मुद्दों पर। जैसा मैंने कहा कि एनडीए में घमासान से बीजेपी के होश उड़े। अब सोचिए, नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बने सीएम की कुर्सी से हट करके, तो कुछ तो सोचा होगा, यूं ही तो नहीं बन गए। हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि राज्यसभा भी जाने का हमारी इच्छा थी। मतलब बिहार के लोगों को रोजगार की इच्छा नहीं है क्या? अपनी इच्छा तो इन्होंने पूरा कर ली, राज्यसभा सांसद बन गए। 10 तारीख तक या 9 तारीख तक या आ भी जाएंगे दिल्ली। लेकिन बिहार किस हाल में जाएगा? आरएसएस जो पैठ बिहार के अंदर बना रहा है, वह पैठ बिहार को गुलाम बना देगा। वैसे भी हमारे देश का सबसे गरीब राज्यों में बिहार नंबर 1 है। पलायन मजदूरों में बिहार नंबर 1 है। बाढ़ पीड़ित रहने का रिकॉर्ड बिहार का नंबर 1 है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है। मजदूरी मिलने का आंकड़ा बिहार के मजदूरों का सबसे कम है। सरकार से फायदे मिलने का बिहार में सबसे कम है। हर चीज में जब कम है, गुंडागर्दी में सबसे ज्यादा है, तो बिहार को नीतीश थे तो थोड़ा था भी, भाजपा आएगी तो क्या होगा? सोचिए जरा। और यही चीज ये लोग पूरे देश पर करना चाहते हैं। अब आते हैं उन मुद्दों पर कि एनडीए का, एनडीए के अंदर बिहार में नीतीश ने पेच फंसा दिया और भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना सीएम नहीं बनाएगी यह तोड़फोड़ चालू रहेगा। 2 रास्ते हैं। अगर खरीद फरोश विधायकों का और यह लेन देन चुनाव में खत्म करना है तो एक ही रास्ता बचता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दें। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक यह भ्रष्ट अधिकारी भी रहेंगे, और जब तक वह भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे यह भ्रष्ट नेता शान से जीते रहेंगे और देश तबाह रहेगा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक आधिकारिक बयान दिया था कि ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम करप्ट हो चले हैं। पार्लियामेंट का आधिकारिक बयान है यह, ऑन रिकॉर्ड। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। पूरे सिस्टम को बदल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस काम को करने की हिम्मत मोदी सरकार में नहीं है, क्योंकि इस सरकार में कोई बड़ा डकैत है तो कोई छोटा डकैत है, लेकिन है सब डकैत। ऐसे हालातों में सरकार एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी भले चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन अपनी अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, लेकिन नीतीश के सभी नजदीकी अधिकारी भ्रष्ट हैं। सबके पास घर भर के पैसा मिल रहा है, तो नीतीश भी ऐसे में थोड़े से सकपकाते हैं, और यही वजह भी है। तो नीतीश इस बार जीत पर अड़े हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत बुरी तरह चारों तरफ से फंसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों ने और ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के रातों की चैन नींद सब कुछ हराम कर दिया, और बची खुची राहुल गांधी इनको लपेट रहे हैं। और राहुल गांधी वह चीज है कि देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जा रहा है। वह सीना ठोक के बोल रहे हैं, सस्ता जाए तो भी और
घर खाली करा दिया जाए तो भी, और एफआईआर कर दिया जाए तो भी, ईडी भेज दिया जाए तो भी वह झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दो तीन चीजें, नीतीश कुमार बिहार में पेच फंसा दिया और विपक्ष से संपर्क में आ गए हैं, विपक्ष के विधायकों से बातचीत चल रही है, शाम तक वह भी बहुत कुछ खबर निकल करके आएगी। एकनाथ शिंदे की भी सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं महाराष्ट्र के अंदर, लगातार वह सुगबुगाहट तेज है और अब बात बहुत दूर तलक चली गई है, क्योंकि जो मारामारी पिछले दिनों हुआ था एकनाथ शिंदे के मंत्री के साथ, अब उनके पार्टी में भी बगावतें हो रही है कि अगर भाजपा के साथ रहे तो। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सबसे अहम दल टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, यही शख्स सबसे कारगर है। और चंद्रबाबू नायडू 2 महीने से बिल्कुल ही उन्होंने चुप्पी मार रखी है, जैसे न तो उन्हें कोई कुछ दिखाई दे रहा है और न तो कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन इस न दिखने और न सुनने के बीच का जो फासला है, उस फासले में उनकी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत का सुर, नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेने का चल रहा है, इस तरह की चर्चा है। और अगर इसमें इस बात में सत्यता है तो चंद्रबाबू नायडू 2-3 चीजों का आकलन कर रहे हैं। पहला, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम समुदाय जो उन्हें 6 से 6.5% तकरीबन वोट देता था, वह उनसे दूर हो रहा है। ईरान इजराइल के युद्ध में भी नाराजगी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ज्यादातर लोगों की नाराजगी बढ़ रही है मोदी सरकार के फैसले से। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार को, चंद्रबाबू नायडू को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा पहलू, अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया था भारत पर, तो सी फूड्स मछुआरे, सी फूड्स का व्यापार करने वाले जो समुद्री किसान कहते हैं उन्हें मछुआरे, उनके व्यापार पर ब्रेक लगने से 25,000 करोड़ रुपए का चंद्रबाबू नायडू को लॉस हो रहा था रेवेन्यू का। तो चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को आकर के कहा था कि आप या तो ट्रंप से बात कीजिए, इस समस्या को हल कीजिए, या तो 25,000 करोड़ आपको सब्सिडी देना पड़ेगा साल का। तो सरकार तो खजाने खाली कर रही है, सत्ता बचाने के लिए कुछ न कुछ डायरेक्ट बजट से देती है, और डायरेक्ट बजट से 1 रुपया देती है और 19 रुपया टेबल के नीचे से देती है अपने सहयोगी को। लेकिन उन सहयोगियों में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही है जो नरेंद्र मोदी से कुछ पैसे खींच रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन अब अमेरिकी ट्रेड डील और इस युद्ध के बीच समुद्री किसान जो डीजल यूज करते हैं मछली मारने के लिए, जब समुद्र में जाते हैं 3-4 दिन में वह वापस लौटते हैं, उनके डीजल को कमर्शियल में तब्दील कर दिया और कमर्शियल पर 22 रुपया लीटर उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। यानी कि बाहर अगर आपको सिविल में लोगों को 90 रुपया डीजल मिलता है तो उन्हें 112 रुपये में मिल रहा है। तो 22 रुपया की वह मार, व्यापार रुका हुआ है, अमेरिकी ट्रेड डील से टैरिफ लगा हुआ है, और उसके बाद में यह मार चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक को दूर कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर भी चिंतित है। इसका नंबर 3 पॉइंट्स, चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं और उन्हीं के समर्थन से सरकार टिकी हुई है। हम 2 तरह की बातें करते हैं कि नीतीश के समर्थन से टिकी है और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से टिकी है। इसलिए करते हैं, आप दर्शक समझ लीजिए इसे, कि दोनों में से कोई भी, एक के पास 12 सांसद, एक के पास 18 सांसद, कोई भी हटा तो तलवार की नोक पर होगी सरकार। यानी कि 2-3 सांसदों का बहुमत और विपक्ष में फर्क होगा। इसलिए कहता हूं, अब इस तीसरे पॉइंट्स को समझिए। अब जो वार युद्ध के वजह से एलपीजी गैस बाकी चीजों की किल्लतें हो रही, सिर्फ आप यह मत सोचिए कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की ही मार है, ना 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 ना, आप भूल कर रहे हैं।
आपके रोजगार और खाने पीने वाले दिनचर्या पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। 1 अप्रैल से कीमतें बढ़ गई हर चीज की। आने वाले दिनों में इसका और भी जो प्रभाव पड़ेगा डबल मार पड़ने वाला है, क्योंकि 2 बार यूज कर दिया नरेंद्र मोदी ने कि कोरोना काल से भी भयंकर हालात होने वाले हैं। आप न तो देश को विकास कर पाए, न आत्मनिर्भर बना पाए, बल्कि सरकार ही हमारी अमेरिका पर निर्भर हो गई और विदेशों पर निर्भर हो गई। अब ऐसे में जल डमरू मार्ग जो है पूरी तरह से शिकंजे में ईरान के आ चुका है। वह वहां पर टोल गेट लगाएगा। आने वाले वक्त में भी आपको मार पड़ने वाली है। अब ऐसे में जो कंपनियां बंद हो रही है, मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूं, नंबर 3 पॉइंट्स के। जब कंपनियां बंद हो रही हैं, क्योंकि जो दूसरे जगह से मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, मैं अगर चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं तो आंध्र प्रदेश की ही बात कर देता हूं, बाकी स्टेट छोड़ देता हूं। विशाखापट्टनम हो गया, वारंगल हो गया, जैसे आदि कई शहर, विजयवाड़ा, यह सब है जो इंडस्ट्रियल में है। उद्योग इसलिए बंद हो रहे हैं कि रॉ मटेरियल उनका जो बाहर से आ रहा था वह नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, जो मजदूर हैं, मजदूर 5 मजदूर 6 मजदूर एक साथ रहते हैं, तो वह छोटा सिलेंडर या बड़ा सिलेंडर लेकर के खाना बना लेते हैं। वह अपने नाम से कनेक्शन नहीं लिए रहते हैं, ब्लैक से लेते हैं। ब्लैक में 400 रुपया 500 रुपया किलो पर सिलेंडर भरे जा रहे हैं। तो अगर मैं 400 की जगह 300 मान लूं, तो 300 रुपया के हिसाब से 5 किलो का सिलेंडर 1500 रुपया हो जाता है, और वह चलेगा 1 हफ्ता भी नहीं। तो वह मजदूर कमाएगा क्या और खाएगा क्या? ऐसे में मजदूर अपने गांव का रुख कर रहे हैं। जब मजदूर गांव का रुख कर रहे हैं तो कंपनी वाला सोच रहा है एक तो काम नहीं है, मटेरियल नहीं आ रहा है, मजदूर यहां बैठा है तो उसको हमको सैलरी देनी पड़ेगी, कम से कम आधी तो देनी पड़ेगी। और वह मजदूर सोच रहा है कि इस आधी सैलरी में तो हम खाने के लिए भी परेशान रहेंगे, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वह मजदूर गांव जा रहा है, और जब मजदूर गांव जा रहा है तो वह कंपनी बंद हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों पे ताला लग रही है, तो हजारों करोड़ों लोगों के रोजगार भी जा रहे हैं। अब वह कंपनियां बंद हो रही है तो रेवेन्यू कहां से आएगा चंद्रबाबू नायडू को? और आंध्र प्रदेश पहले ही 4,60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके सामने भी अगर वह अब भी मोदी के साथ बने रहे तो 2029 में आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को वैसे ही हार का सामना करना पड़ेगा जैसा 19 में करना पड़ा। तो ऐसे में 5 साल अगर सत्ता से दूर रहे तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जो राजनीति में एंट्री मारे हैं तो उनकी राजनीति दम तोड़ने लगेगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मजबूर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाने के लिए। अभी इस चुप्पी के अंदर यह भूचाल आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा है, इसका आकलन चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। इस युद्ध का कोई छोर नहीं दिख रहा है ईरान इजराइल का। अमेरिका बार बार अपने बयान बदल रहा है, ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं, इजराइल पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। लेकिन उसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट, लेकिन इस युद्ध का एक दूसरा रूप भी है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका भाग रहा है। तो इस मिडिल ईस्ट का सुपर पावर कौन और विश्व गुरु कौन होगा? क्या कतर होगा, सऊदी अरबिया होगा, दुबई होगा, अबू धाबी होगा, ओमान, मस्कट, कतर, यूएई, यह होगा, इंडिया होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, यह होगा, पाकिस्तान होगा? कोई नहीं होगा, ईरान होगा। क्योंकि एक छोटे से मुल्क ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश और राष्ट्रपति और अर्थव्यवस्था वाले को पानी पिला दिया है दिमाग से। लाखों करोड़ों के मिसाइल को चंद हजार और लाखों के मिसाइल से उड़ा डाला है।
और उसके बाद भी मिसाइलें खत्म नहीं हो रही है। यह चीज समझने और देखने की चीज है। अब उस मूल मुद्दे पर फिर आते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, यह दोनों स्वार्थ में ही अभी भी डूबे हुए हैं और स्वार्थ की ही है, देश से कोई लेना देना नहीं है। अब बुरा भाग इस चीज का हो रहा है कि हमारा पार्टी और हमारे बच्चों का क्या होगा। इसी के बीच यह सब कुछ खेल चल रहा है और इसी खेल में यह लोग उलझ करके और राजनीति कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, चूंकि पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक एक महीने के अंदर डूब गए, देश के खजाना खाली है, मटेरियल आ नहीं रहा है, आम शिप आ नहीं रही है, तो तबाही अब मचनी शुरू हो रही है। जो लूटा है उसे अब देने का वक्त है, तो खजाना ही खाली है, सब ऐस मौज में सब सरकार ने खत्म कर दिए हैं। तो अब ऐसी मुश्किल के अंदर देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि और कितने दिन यह घसीट पाते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तो फैसला लेना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है कि वह कंप्रोमाइज करके रह सके, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात राजनीति बचाने की है, तो चंद्रबाबू नायडू को समर्थन वापस लेने के अलावा कुछ रास्ता नहीं है। तो वह पूरी तरह से चुप्पी मारे हैं, ना हाँ ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तत्काल, क्योंकि वह बिहार से है और बिहार में एक बार सत्ता उसके हाथ में गई तो फिर किसी का गुजारा नहीं होगा वहां, तो नीतीश कुमार तत्काल फैसला चाहते हैं। अब देखना होगा, नीतीश कुमार संपर्क में तो हैं, लेकिन उसका असर क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है और आने वाले दिन में उसका रिजल्ट क्या निकलता है, यह महत्वपूर्ण। लेकिन वक्त नहीं है। अगर यह फैसले 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं हुए नीतीश और भाजपा के, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन भी अगर लगा तो भाजपा के हाथ सारा कुछ आ जाएगा, फिर रूल्स चेंज हो जाएगा, फिर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, तो फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी, उतने में नीतीश टूट जाएंगे। अब फैसला नीतीश को 24 से 48 घंटे के अंदर लेना है, इंडिया के साथ या फिर एनडीए के साथ। यह फैसला नीतीश पे छोड़ते हैं। टाइगर जिंदा है, नीतीश जिंदा है या नीतीश सिधार गए, इस बात का इंतजार करते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और खबरों को भी जरूर देखिए। और कोई भी जिसे आप पसंद कर रहे हैं, आप जिसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उन बातों को सुनिए और खबर देखिए और सोचिए, दूसरों को भी थोड़ा देखिए कि चल क्या रहा है। आपके पास बहुत जल्द कुछ बड़ी खबर आने वाली है, बस इतना ही कहूंगा, बाकी आप समझ लीजिए। लेकिन जरूर नजर बनाइए, क्योंकि हम सबके बच्चों के भविष्य, आपके बच्चे सबके भविष्य की बात है। इसलिए गुजारिश है कि जरूर खबरों पर नजर रखिए। बाकी अब गुजारिश करूंगा कि हमारे खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।